इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 2 जून 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वाटर बेयर्स एवं बेबी स्क्विड भेजेगा? ओके, इसे कहा जाता है वाटर बेयर्स और ये होते हैं बेबी स्क्विड। ठीक है, तो इन्हें किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज बी। कौन भेजेगा? नासा। ओके, कौन? नासा क्या है भाई? अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और इसी के द्वारा ये भेजा जाएगा। कहाँ पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो क्या है इसका उद्देश्य? चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। 3 जून 2021 को नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5000 वाटर बेयर्स एवं 128 बेबी स्क्विड भेजेगा। ये छोटे जानवर होते हैं। इसका उद्देश्य मिशन की लंबी अवधि होने पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षात्मक उपायों को डिजाइन करने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। अगर ये जो जानवर हैं ये लंबे समय तक रुक पाते हैं या इनके शरीर पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, उसी आधार पर फ्यूचर में अगर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है तो क्या क्या परिवर्तन आएंगे, किन परेशानियों को उन्हें सामना करना होगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण की कमी होने पर कैसे लाभकारी माइक्रोवेव्स जानवरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे ये परिणाम निकल के सामने आएंगे। कौन करेगा? नासा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपने एक द्वीप के पास चीन की अवैध उपस्थिति और गतिविधियों का विरोध किया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज कहाँ पर? बी, फिलीपींस में। फिलीपींस जो है, यहाँ आप देख रहे हैं फिलीपींस मैप में, फिलीपींस का ये है थीटू आइलैंड। ओके, इस थीटू आइलैंड पर चीन ने क्या करा है? अवैध गतिविधियां अपनी दर्ज की हैं। मतलब यहाँ पर चीन ने इस आइलैंड से, जो ये आइलैंड है इससे मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर एक सूफी रीफ आती है। कौन से रीफ? याद रखिएगा, यूपीएससी में इस तरीके के छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ये पूछा जाता है। सूफी रीफ है, इसमें एक मिनी सिटी बसा ली है। इस मिनी सिटी में रनवे है, हैंगर है और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी चीन के द्वारा यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। और इसका विरोध किया है किसने? फिलीपींस ने, क्योंकि ये फिलीपींस की समुद्री सीमा के अंतर्गत इसका निर्माण चाइना के द्वारा किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। राइट आंसर क्या रहा? बी। ओके, यहाँ देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। फिलीपींस ने थीटू द्वीप के पास चीन की अवैध उपस्थिति और गतिविधियों का हाल में विरोध किया। फिलीपींस की सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि थीटू फिलीपींस का एक अभिन्न हिस्सा और उसकी संप्रभुता का महत्वपूर्ण क्षेत्र अधिकार है। थीटू द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित एक द्वीप है। फिलीपींस में इस ग्रुप को, जो ये द्वीपों का समूह है, इसे याद रखिएगा क्या कहा जाता है? पग आसा कहा जाता है। अब आपसे जरूरी नहीं है कि वो थीटू द्वीप के नाम से ही पूछा जाए, उसे क्या पूछा जाता है? पग आसा द्वीप। हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ है? तो क्या कहाँ है? फिलीपींस में है। यह फिलीपींस की मुख्य भूमि से 451 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हम मैप में देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 निम्न में से किसके द्वारा जीता गया है? यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी। ए और बी दोनों, नितिन राकेश और जेरी बेंडी, इन दोनों के द्वारा ही ये पुरस्कार जीता गया है। ओके, जो नितिन राकेश हैं, ये जो आपके सर्विस मैनेजमेंट कंपनी है, आईटी सर्विस मैनेज कंपनी मैफसिस, उसके सीईओ हैं। ओके, और जो जेरी बेंडी हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के हार्वर्टन स्कूल में मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं। और इन दोनों के द्वारा ये बुक लिखी गई है और इसमें बताया गया है कि पैंडेमिक के दौरान किस प्रकार से इसमें चेंजेस आए हैं। ओके, क्या लिखा है इसमें? बुक का नाम याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस, किस प्रकार से परिवर्तन आया है कोविड-19 महामारी के दौरान। और इस बुक के लिए ही इन दोनों को मिला है ये इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ओके, याद रखिएगा। सलमान रुश्दी की पुस्तक हमने कल ही देखी थी, क्या नाम है? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। ओके, तो ये भी आप याद
रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना प्रारंभ की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के मतलब सहायता अर्थ। इसमें क्या क्या सहायता की जाएगी? 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी, ओके, बच्चों को, और निःशुल्क उनकी राशन की व्यवस्था की जाएगी, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही जिन बच्चों के पास रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, उन्हें बाल देखरेख केंद्र में रहने की सुविधा दी जाएगी। और इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2021 से लेके 30 जून 2021 के मध्य हुई है, ओके। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई है, जो मध्य प्रदेश के नगर पालिका है वहाँ पर जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, वहाँ पर ये एक नया प्रावधान कर दिया गया है कि अब जो मृत्यु प्रमाण दिए जा रहे हैं उसमें मृत्यु का कारण नहीं बताया जाएगा, ओके। तो मृत्यु का अगर कारण नहीं बता रहे हैं आप डॉक्यूमेंट में, जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसमें, तो ये जो लाभ है बच्चे लेने में क्या होगी, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ओके। तो ये भी देखने वाली बात है कि अब ये योजना किस रूप में लागू की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना प्रारंभ की। इस योजना में बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता, निःशुल्क राशन और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। रहने का स्थान न होने पर बालक देख रेख संस्थानों में इन्हें रखा जाएगा। और यहाँ कोविड-19 से मृत्यु से तात्पर्य क्या है? 1 मार्च 2021 से 30 जून 2000 अवधि में हुई मौतें, ओके, उन्हीं को इसका लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा नैनो यूरिया से संबंधित गलत कथन चुने। यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा, इफ्को द्वारा नैनो यूरिया को लॉन्च किया गया है। खेती की लागत कम करने के साथ साथ उपज में वृद्धि होगी। नैनो यूरिया कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण खोज के रूप में देखी जा रही है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ये सभी क्या है, हमारे कथन सत्य हैं, ओके। और आपसे पूछा गया था कि आपको गलत कथन चुनना है, तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ओके। इफ्को ने नैनो क्या बनाया है, आपका यूरिया बनाया है। इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये बनाया है क्या, आपका नैनो यूरिया। इस नैनो यूरिया में 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की कीमत कितनी निर्धारित की गई है? 240 रुपये निर्धारित की गई है। और जो 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया है, ये 45 किलोग्राम यूरिया की जो बोरी आती है उससे भी इसकी क्या है, लागत कम है, और उपज में क्या होगी, अधिक वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, किसने लॉन्च किया है? इफ्को के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए कितने रुपए तक का लोन देने की घोषणा की गई है? देखिए भाई, जो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक हैं उनके द्वारा इस योजना की घोषणा, इस कोविड-19 महामारी से जिन लोगों को आर्थिक मदद की जा रही है उसमें उन्हें 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए व्यक्तियों और उनके परिवारों को सदस्यों को 5 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की गई है। यह बिना किसी सिक्योरिटी के मिलेगा। इसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अंतर्गत वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और पेंशन भोगी सहित व्यक्ति आएंगे जो 25,000 से लेकर मिनिमम 25,000 से लेकर अधिकतम 5 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकेंगे, जिसे 5 वर्ष के अवधि के अंदर चुकाना होगा। SBI प्रति वर्ष 8.5% ब्याज लेगा। साथ ही अन्य बैंक अपनी ब्याज दरें तय करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है वो अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ब्याज दर तय कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि कोविड-19 का खर्च जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये एक अच्छा रास्ता है जिन लोगों के परिवार में आर्थिक संकट अभी मंडराया हुआ है और जिनके परिवार के सदस्य क्या हैं, हॉस्पिटल में कोविड-19 से लड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा SARS-CoV-2 के वेरिएंट V16171 को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, इसे नाम दिया गया है। पहले इसे देखिए कई नामों से जाना जा रहा था, ठीक है, मतलब इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा था। अब इसे नाम क्या दे दिया गया है? तो अब इसे नाम दे दिया गया है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, अल्फा अल्फा, ओके। इसे नाम दे दिया गया है क्या, डेल्टा। सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं है,
डेल्टा। क्या नाम दिया गया है इंडियन वेरिएंट को? डेल्टा नाम दिया गया है। ओके, यहाँ पर देखिए जो इंडियन वेरिएंट है इसका नाम क्या है? V16171। ओके, इसे क्या कहा जाता है? V16171, इसे कहा जाता है कप्पा। क्या नाम दिया गया है WHO के द्वारा? कप्पा। और जो इंडियन वेरिएंट है B16172, इसे क्या नाम दिया गया है? डेल्टा। ओके, इससे पहले इन दोनों को ही किस नाम से जाना जाता था? इंडियन वेरिएंट्स। लेकिन किसी भी देश की जो इमेज है वो किसी वेरिएंट के नाम से खराब ना हो, क्योंकि उस देश के पर्यटन पर उस देश की जो इमेज है वो नेगेटिव ना बने, इसलिए WHO के द्वारा इन वेरिएंट्स को, जो कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट्स है, उन्हें अलग अलग नाम दिया जाएगा, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ये नामों से उन्हें पुकारा जाएगा। तो जो इंडियन वेरिएंट है उसे अब किस नाम से जाना जाएगा? डेल्टा के नाम से जाना जाएगा। ओके, इसे PDF में आपके लिए क्लियर कर दिया जाएगा। तो PDF आप जब टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करते हैं वहां आपको ये करेक्शन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में निम्न में से किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा पूजा रानी के द्वारा। किसने जीता है गोल्ड मेडल? पूजा रानी ने जीता है एशियाई मुक्केबाजी। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है। और पूजा रानी ने किसे हराया है इसमें? तो इन्होंने हराया है उज्बेकिस्तान की मावलादा मोलनोवो को हराया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ये इनका क्या है? पूजा रानी का चौथा मेडल है। कौन सा है? चौथा मेडल है। ठीक है, इससे पहले इन्होंने 2019 में गोल्ड जीता था। 2015 में उषा रानी के द्वारा मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। और 2012 में क्या जीता गया था? सिल्वर मेडल जीता गया था। और 2021 में अब इनके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल। तो ये अब तक इनके कुल कितने मेडल हो गए हैं? 4 मेडल हो गए हैं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो आयोजन याद रखिएगा, दुबई में। हराया किसे इन्होंने? तो इन्होंने उज्बेकिस्तान की मावलूदा मोवलोनोवा को हराया है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेंझाऊ 12 क्रूब मिशन निम्न में से किस देश का है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, चाइना का है ये सेंझाऊ मिशन। और ये चर्चा में क्यों है? चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम भेजने के लिए घोषणा की है। तो वो टीम इसी से जाएगी। किससे? सेंझाऊ 12 क्रू मिशन के द्वारा भेजी जाएगी। इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर इसके माध्यम से भेजा जाएगा। और ये यहाँ पर कितने मंथ तक रहेंगे? 3 मंथ तक इस अंतरिक्ष स्टेशन पे रहेंगे। ठीक है, तो ये देखने की बात होगी कि चीन का ये मिशन कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। क्लियर है? याद रखिएगा, किसने भेजा है? चाइना ने भेजा है। हाल ही में निम्न में से किस देश के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर भी चीन। ओके, देखिए चाइना में जो उनकी दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर कब से? 2011 से लेके 2021 तक की जो दशकीय वृद्धि दर है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट आई है। कितनी हो गई है? ये 5.38% हो गई है। और इसी वजह से मतलब चीन को अपनी जो बूढ़ी होती जनसंख्या है उसके डर को सताने लगा है। और इसलिए अब चीन ने अपनी जो पॉलिसी थी उसमें क्या कर दिया है? परिवर्तन कर दिया है। अब ये इन्होंने बोला है कि कोई भी जो दंपत्ति है वो 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई, चीन एक कम्युनिस्ट देश है और यहाँ पर सरकार के निर्देशों के अनुसार ही आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। 1970 में यहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, जिससे जनसंख्या को कंट्रोल किया गया कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी दंपत्ति होगा तो वो एक ही बच्चा पैदा करेगा। 2016 में इस 1 चाइल्ड पॉलिसी को परिवर्तित कर दिया गया और 2016 से 2 बच्चों को पैदा करने की अनुमति दी गई कि किसी भी कपल के 2 बच्चे हो सकते हैं। 2021 में याद रखिएगा, 2021 में 3 बच्चों के जो जन्म की छूट दे दी गई है। 3 चाइल्ड पॉलिसी किसके द्वारा? चाइना के द्वारा लागू कर दी गई है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग की अध्यक्षता में पॉलिट ब्यूरो की बैठक हुई और उसके दौरान ये निर्णय लिया गया कि अब चीन में कोई भी दंपत्ति कितने बच्चे? 3 बच्चे पैदा कर सकता है। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपको PDF में मिल जाएगा।
नेक्स्ट है हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। 2001 से इसे मनाना प्रारंभ किया गया। कौन मनाता है वर्ल्ड मिल्क डे? तो ये मनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है इसकी सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। ओके, तो ये थीम भी आप याद रखेंगे। अब ये तो हो गया वर्ल्ड मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? तो ये भी आप याद रखेंगे। नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। 26 नवंबर को ही क्या मनाते हैं हम? संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। तो जो नेशनल मिल्क डे है ये किनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को भारत में दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का जनक या दुग्ध क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और वर्गीस कुरियन ने ही किसकी? अमूल, जो आपने नाम सुना होगा ब्रांड का, जो मिल्क ब्रांड है, उसकी स्थापना की थी गुजरात के आणंद में। ओके, क्लियर है? याद रखिएगा 1 जून को ही वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये कौन मनाता है वैश्विक मातृ पितृ दिवस? तो ये मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लेक्चर की या इससे पहले कि किसी भी लेक्चर्स की PDF फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो अब देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। इससे 60 व्यक्तियों का इन्होंने इसमें उल्लेख किया है जिनसे रवि शास्त्री प्रभावित हुए हैं। आप जानते हैं रवि शास्त्री इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं और क्रिकेटर भी हैं। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ नामक बुक किसने लिखी है? नितिन गोखले ने लिखी है। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर नामक बुक को किसने लिखा है? इंदिरा नूई ने लिखा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया। ओके, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख। क्या किया था इन्होंने? जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने ई सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण लगाने के लिए 2019 में राष्ट्रीय कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, हाल ही में 30वां GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुमन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। विश्व भूषण हरिचंदन जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है, इन्हें 2020 के कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्यामला गणेश 4 दशकों से बेंगलुरु में जापानी भाषा सिखा रही हैं और इन्हें इसलिए जापान सरकार के द्वारा जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया गया है। PM केयर फंड्स की स्थापना मार्च 2020 में की गई थी। हाल ही में कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों को इससे आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। महामारी से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की उम्र तक कितना 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और 5% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगी उत्तराखंड सरकार। महतारी दुलार योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई और इसका भी उद्देश्य सेम यही है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में काले हिरणों की संख्या दुगनी हो गई है? ये रहे आपके ऑप्शन। और आप अगर वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिए। ओके, कल आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर था हमारा यहाँ पर एरडाई को सम्मानित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके, और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।